हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद फिलोसोफर बाबा में। हमने यूपीएससी पीएफओ के एक टॉपिक इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज पर लेक्चर बनाना शुरू कर दिया था, जिसका हमने कल पहला टॉपिक जो इंडस्ट्रियल रिलेशंस के बेसिक टॉपिक या बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमने कल पढ़े थे, हमने समझे थे। आज हम उसके आगे बात करेंगे। आज का टॉपिक है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट यानी कि औद्योगिक विवाद क्या होता है, इसकी क्या हिस्ट्री रही है, इसका क्या इतिहास रहा है। दोस्तों, आपने कल के वीडियो में हमें कई सारे फीडबैक दिए और अपने सजेशंस दिए कि अपनी स्पीड को कम रखा जाए, तो हम आज उस पर भी ध्यान दे रहे हैं। और इसी तरह से वीडियो को देखते रहिए और अपने फीडबैक और सजेशंस देते रहिए। तो चलिए करते हैं आज के सेशन का शुरुआत। तो चलिए हम पढ़ते हैं औद्योगिक डिस्प्यूट या फिर इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट या औद्योगिक विवाद क्या है। तो सबसे पहले हम इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। पहले तो आज़ादी के बाद एक ऐसे विधि शास्त्र का जन्म हुआ जिसे औद्योगिक विधि शास्त्र कहा जाता है। स्वतंत्रता से पहले के काल में यह विधि अविकसित अवस्था में थी, किंतु आगे चलकर देश में औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति होने के साथ ही साथ औद्योगिक विधियों का भी विकास हुआ। औद्योगिक विधियों से भारत का एक बहुत बड़ा जन समुदाय प्रभावित है। कुछ लोगों पर इन विधियों का सीधा प्रभाव पड़ता है या इसके अधीन है, जैसे कि उद्योगपति और श्रमिक वर्ग, इनके बीच सीधा संबंध और सीधा प्रभाव पड़ता है। ऐसा माना जाता है कि समाज में आपसी संबंधों में जिस तरह समस्याओं का आना स्वाभाविक होता है, उसी तरह से औद्योगिक संबंध यानी इंडस्ट्रियल रिलेशंस में भी आपसी संबंधों में समस्याओं का आना स्वाभाविक है। इसलिए सरकार के द्वारा इन संबंधों से उत्पन्न विवादों को निपटारा करने के लिए कानून का सहारा लिया जाता है, जिससे कि न्याय को सुनिश्चित किया जा सके। तो हम औद्योगिक विवाद की अब हम बैकग्राउंड समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि इसके आगे एक्ट की बात की गई है। औद्योगिक विवाद पर एक कानून बना था जिसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 कहते हैं। तो हम सबसे पहले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट का हम एक इंट्रोडक्शन लेते हैं कि इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की शुरुआत आखिर हुई कहाँ से। तो भारत में औद्योगिक विवाद का इतिहास काफ़ी पुराना है। कहा जाता है कि भारत में औद्योगिक क्रांति के साथ साथ औद्योगिक विवाद का भी जन्म हुआ। प्रामाणिक रूप से औद्योगिक विवाद का प्रारंभ कब से हुआ ये तो कहा नहीं जा सकता है, लेकिन सन 1859 में इसे उस समय महसूस किया गया जब रेलवे की पटरी बिछाने वाले श्रमिकों ने अपनी मजदूरी से असंतुष्ट होकर मजदूरी बढ़ाने के नाम पर चर्चित तथा अमानवीय विवादों को जन्म दिया था। इस घटना की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक कानून बनाने का निश्चय किया गया और 1860 में एक कानून पारित किया गया और उसे लागू किया गया, जिसे नियोजक एवं श्रमिक विवाद अधिनियम 1860 यानी कि एम्प्लॉयर्स एंड वर्कमैन डिस्प्यूट एक्ट 1860 के नाम से जाना जाता है। इस कानून का क्षेत्र रेलवे, नहर एवं अन्य लोक कार्य यानी पब्लिक वर्क्स तक रखा गया है। मजिस्ट्रेट को यह अधिकार दिया गया कि वे मजदूरी से संबंधित विवादों का निपटारा करें। इस कानून के उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध आपराधिक गलती की सजा एवं दंड का प्रावधान रखा गया। लेकिन इस कानून को जो बनाया गया था, इसको 1932 में ख़त्म कर दिया गया, जिसे प्रथम विश्व युद्ध के दौरान वस्तुओं की कीमतों में काफ़ी वृद्धि हुई, जिसके कारण उद्योगपतियों के लाभों में वृद्धि हो रही थी। श्रमिक इस अतिरिक्त लाभ में अपना हिस्सा चाहते थे। नियोजक उन्हें पूर्ववत मजदूरी ही देने को तैयार थे। जो मजदूरी पहले से चल रही थी वही मजदूरी वो देने की बात कर रहे थे, ना कि उसमें कोई वृद्धि कर रहे थे। तो पूंजी और श्रम के बीच के इस टकराव ने औद्योगिक विवाद को जन्म दे दिया। इसके बाद अनेक समितियां सरकार से एक सख्त कानून बनाने की मांग करने लगे। इस क्रम में अनेक सुझाव भी आए, जिनके परिणाम स्वरूप सन 1929 में एक कानून बनाया गया, जिसे भारतीय श्रम विवाद अधिनियम इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के नाम से जाना गया। इंडियन ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट 1929 के नाम से जाना जाता है। और सन 1939 में जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ, तो देश में भारत सुरक्षा अधिनियम 1940
डिफेंस ऑफ इंडिया रूल्स 1940 को लागू किया गया, लेकिन सरकार यह अनुमान कर रही थी कि फिर से औद्योगिक विवाद के साथ साथ हड़ताल और तालाबंदी जैसी औद्योगिक कार्यवाही की स्थिति उत्पन्न होगी। इन संभावनाओं के कारण भारत सुरक्षा अधिनियम 1940 के कानून को और अधिक सरल बनाने के उद्देश्य से जनवरी उसके ठीक 2 साल बाद जनवरी 1942 में भारत सुरक्षा नियम 1940 के अंतर्गत नियम 81A को जोड़ा गया। नियम 81A को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? 81A को जोड़ा गया। और इसमें क्या था? इसमें सरकार को अनेक अधिकार प्राप्त हो गए, लेकिन सन 1946 में भारत सुरक्षा नियम को समाप्त कर दिया गया और 1947 में एक साल बाद 1947 में एक नया अधिनियम बनाया गया, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के नाम से जाना जाता है। अब हम भारत में विधि के स्तर पर प्रयास की बात करें तो भारत में औद्योगिक विवाद पर कानून 1947 बनाया गया, जिसे औद्योगिक विवाद अधिनियम कहते हैं। अभी हमने इसके बारे में जाना। इसका विस्तार पूरे भारत में है। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, जैसे कोई औद्योगिक विवाद औद्योगिक न्यायाधिकरण को या तो विवाद से आबद्ध उभय पक्षकारों की सहमति पर या राज्य सरकार द्वारा ऐसा करना उपयुक्त समझे जाने पर विचार हेतु संदर्भित किया जा सकता है। दूसरा कि उक्त न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए पंचाट को अधिक से अधिक उभय पक्षकारों पर बंधनकारी माना जाएगा और इसका प्रवर्तन सामान्यतया सरकार द्वारा किया जाएगा। और विभिन्न परिस्थितियों में हड़ताल व तालाबंदी पर प्रतिषेध किया जाएगा। लोकहित अथवा आपात की स्थिति में उपयुक्त सरकार इस अधिनियम के प्रायोजनों के निर्मित 6 माह से अनधिक की अवधि के लिए कतिपय प्रमुख उद्योगों को लोक उपयोगी सेवा के अंतर्गत घोषित करने के लिए प्राधिकृत है। इस विधान का मुख्य उद्देश्य आर्थिक न्याय है, लेकिन यह सामाजिक विधान भी है। तो ये था हमारा औद्योगिक विवाद। तो अब हम पढ़ेंगे औद्योगिक विवाद की परिभाषा। तो औद्योगिक विवाद से आशय ऐसे विवादों से हैं जो उद्योगों से संबंधित हो। ऐसे विवाद प्रायः नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच या नियोक्ताओं के बीच या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच उत्पन्न होते हैं। मतलब इसमें रिलेशन बनेगा, या तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के बीच रिलेशन डिस्प्यूट हो जाए, या एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयर के बीच हो जाए, या फिर एम्प्लॉय और एम्प्लॉय के बीच डिस्प्यूट हो जाए। तो इसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 की धारा 2K के अनुसार औद्योगिक विवाद से आशय नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच अथवा नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच अथवा श्रमिकों और श्रमिकों के बीच हुए किसी विवाद या मतभेद से है जो किसी व्यक्ति की नियुक्ति अथवा सेवा मुक्ति अथवा रोजगार की शर्तों या श्रम की दशाओं से संबंधित हो। इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स मीन्स any disputes or difference between employers and employers or between employers and workmen or between workmen and workmen which is connected with employment or non-employment or the terms to employment or with the conditions of labor of any person। तो ये है औद्योगिक विवाद की या इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट की परिभाषा। अब हम समझेंगे कि औद्योगिक विवाद अधिनियम जो 1947 आया था, इसका उद्देश्य क्या था। तो देश में औद्योगिक शांति स्थापित करने, श्रमिकों एवं नियोक्ताओं के बीच मधुर संबंध की स्थापना करने और औद्योगिक विवादों का निपटारा करने के उद्देश्य से औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 बनाया गया। इस अधिनियम में कुल 40 धाराएं और 5 अनुसूचियां हैं। 40 धाराएं 5 अनुसूचियां हैं। इस अधिनियम में वर्णित कुछ धाराओं में निर्दिष्ट नियमों में संशोधन के लिए समय समय पर प्रयास किए गए हैं और सन 1982 और सन 1984 में संसद ने अनेक संशोधनों को मंजूरी दे दी, लेकिन सभी संशोधनों को सरकार द्वारा अभी तक प्रभावी नहीं बनाया गया है। अब हम अधिनियम के प्रावधानों में जो व्यवस्थाएं, जो उद्देश्यों की पूर्ति के लिए व्यवस्थाएं निर्दिष्ट की गई हैं, उनके बारे में जानते हैं। तो पहला है कि औद्योगिक विवादों के निपटारे के लिए प्रभावकारी व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए। दूसरा, हड़तालों तथा तालाबंदियों पर रोक लगाया जाए।
छटनीग्रस्त कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति दिलाया जाए, काम बंदी या ले ऑफ संबंधी कुछ नियमों की व्यवस्था करना जिसमें श्रमिकों को राहत मिल सके, रोजगार की शर्तों को स्पष्ट बनाया जाए, श्रम की दशाओं को उचित बनाया जाए, पूंजीपति और श्रमिकों के बीच मधुर संबंध बनाया जाए और सामूहिक सौदेबाजी को प्रोत्साहित किया जाए। अभी हम समझेंगे कि कलेक्टिव बार्गेनिंग जिसे सामूहिक सौदेबाजी कहते हैं, ये क्या है, हम इसके बारे में भी अभी समझेंगे। फिर केस लॉ बनाया गया, औद्योगिक तनावों को कम करना तथा विवादों के निपटारे की मशीनरी उपलब्ध करना इस अधिनियम का लक्ष्य है, ताकि उत्पादन के सहभागियों की शक्ति आपसी झगड़ों में व्यर्थ न हो और औद्योगिक न्याय हेतु सद्भाव का वातावरण विकसित हो सके। औद्योगिक शांति राष्ट्रीय आवश्यकता है, जबकि विवाद उत्पादकता का शत्रु है। LIC ऑफ इंडिया बनाम डीजे बहादुर के मामले में भारत के उच्चतम न्यायालय का ये स्टेटमेंट है। इस पूरे अधिनियम का व्यक्तित्व कल्याणकारी आधार रखता है, क्योंकि यह लाभकारी कानून है जो श्रमिकों की रक्षा करता है, उनके संतोष में वृद्धि करता है तथा तनाव एवं अभाव की स्थितियों का विनियमन करता है। बेंगलोर वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड बनाम ए राजप्पा के मामले में भारत के हाई कोर्ट का ये स्टेटमेंट है। और तीसरा, ये आवश्यक नहीं है कि औद्योगिक विवाद कार्य में संलग्न व्यक्ति द्वारा ही किया जाए, अपितु कार्य से मुक्त हुआ श्रमिक भी इस अधिनियम के अंतर्गत वाद प्रस्तुत कर सकता है। ये ट्रिगुलर मोटर्स लिमिटेड बनाम मुंबई ऑटोमोबाइल कर्मचारी संघ के बीच जो डिस्प्यूट हुआ था, ये उसमें कहे गए स्टेटमेंट है। ये कुछ केस लॉ है। अब हम औद्योगिक विवाद के लक्षणों की बात करें तो कुछ निश्चित पक्षकारों के बीच विवाद, डिस्प्यूट बिटवीन सर्टेन पार्टीज। औद्योगिक विवाद उन विवादों को कहेंगे जब वे नियोक्ताओं और नियोक्ताओं के बीच या नियोक्ताओं और श्रमिकों के बीच हो या श्रमिकों और श्रमिकों के बीच उत्पन्न हो। और दूसरा, विवाद का विषय, सब्जेक्ट ऑफ डिस्प्यूट क्या होगा? वो होगा कि पक्षकारों के मध्य उत्पन्न विवाद औद्योगिक विवाद तब कहलाता है जब विवाद का विषय किसी इन तीन चीजों से संबंधित हो। जैसे किसी व्यक्ति की नियुक्ति या सेवा मुक्ति के संबंध में हो, दूसरा किसी व्यक्ति की सेवा की शर्तों से संबंधित हो, तीसरा किसी श्रमिक की श्रम दशाओं या कार्य दशाओं से संबंधित हो। दूसरा, विवाद की विद्यमानता यानी एग्जिस्टेंस ऑफ डिस्प्यूट कब कहेंगे? कोई भी विवाद तभी औद्योगिक विवाद कहलाएगा जबकि वह विवाद विद्यमान हो। विवाद की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए जिसमें श्रमिक की ओर से नियोक्ता से विवाद के समाधान की मांग हो और नियोक्ता द्वारा उसके समाधान से इनकार किया जाता हो। मतलब कि एम्प्लॉय जो है उसकी कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है, वो चाहता है कि एम्प्लॉयर उसे सॉल्व करे, लेकिन एम्प्लॉयर उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर रहा है, तब हम इसे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। और तीसरा है नोटिस ऑफ डिस्प्यूट, विवाद की सूचना। औद्योगिक विवाद के लिए यह जरूरी है कि विवाद के विषय की सूचना नियोक्ता को मौखिक या लिखित रूप से दिया जाए, लेकिन लोक सेवा वाले उपक्रमों की दशा में विवादों की सूचना लिखित रूप में देना आवश्यक है। फिर रिलेशन इन पार्टीज, पक्षकारों में संबंध। जिन दो पक्षकारों के बीच विवाद हो उनके बीच नियोक्ता और कर्मचारी का संबंध हो, तभी उनका विवाद औद्योगिक विवाद कहलाएगा। मतलब कि जैसे दो पक्षकार है, एम्प्लॉयज और एम्प्लॉय में ये अगर डिस्प्यूट हो रहा है तो उसमें नियोक्ता यानी कि एम्प्लॉयर जो नियुक्ति करता है उसका होना जरूरी है। अगर वो नहीं होगा तो हम उस डिस्प्यूट को इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट नहीं कहेंगे, अगर ये होगा तो इसे हम इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहेंगे। और दूसरा है कॉमन इंटरेस्ट, सामान्य हित। वैसे तो औद्योगिक विवाद किसी एक श्रमिक की नियुक्ति, सेवा मुक्ति या कार्य की दशा इत्यादि से संबंधित हो सकता है, किंतु विवाद ऐसा होना चाहिए जिससे किसी समूह का सामान्य हित प्रदर्शित होता हो। और उसके बाद उद्योग से संबंधित विवाद, इंडस्ट्री रिलेटेड डिस्प्यूट। भारत के हाई कोर्ट के एक निर्णय में कहा गया है कि कोई भी विवाद औद्योगिक विवाद तभी हो सकता है जब वह उद्योग से संबंधित हो, यानी कि उसका इंडस्ट्री से लेना देना हो, तभी वो विवाद इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट कहलाएगा। व्यक्तिगत जीवन से संबंधित या अन्य मामले जो उद्योग से संबंधित नहीं है उनको औद्योगिक विवाद की कैटेगरी में नहीं रखा जाएगा। और अदर कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं इसके? तो इसके अदर कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि औद्योगिक विवाद का मामला स्पष्ट होना चाहिए, इसे कार्य मुक्त, पदच्युत या सेवा मुक्त या छटनीग्रस्त श्रमिक भी प्रस्तुत कर सकता है। मतलब जिस
जिस एम्प्लॉय को हटाया गया हो वो एम्प्लॉय भी डिस्प्यूट के अंदर आ जाएगा। त्याग पत्र देने वाला कर्मचारी भी औद्योगिक विवाद प्रस्तुत कर सकता है और औद्योगिक विवाद के परिणाम स्वरूप हड़ताल और तालाबंदी दोनों हो सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि औद्योगिक विवाद का कारण क्या हो सकता है। तो औद्योगिक विवाद का जो कारण है ना, बेसिकली होता है इकोनॉमिक कॉजेस। इकोनॉमिक कॉजेस मेनली आर्थिक कारण होता है। आर्थिक कारण में क्या आता है? कम मजदूरी आता है, जुर्माना या काम से हटाना आता है, बोनस और भत्ते आते हैं, कार्य की दशा श्रमिक के अनुकूल ना हो, वैज्ञानिक प्रबंध और विवेकीकरण ना हो, भर्ती प्रणाली में धांधली हो, छुट्टियां ना दी जा रही हो, कार्य के घंटे प्राइवेट सेक्टर में जैसा होता है कि काम करवाने के लिए वेजेस कम देते हैं, मतलब मजदूरी कम देते हैं और काम के घंटे ज़्यादा लेते हैं। मान के चलो अगर काम 5 से 7 घंटा का है तो वो 15 घंटे काम ले रहे हैं। तो जब यही कारण कुछ बनते हैं औद्योगिक विवाद के कारण। तो ये हमारा था औद्योगिक विवाद क्या है, उसके कारण क्या हो सकते हैं। तो अब हम समझते हैं कि औद्योगिक विवाद के प्रकार क्या हो सकते हैं। तो औद्योगिक विवाद जो है ना, बेसिकली 2 प्रकार का होता है। पहला है अधिकारों का विवाद, दूसरा है हितों का विवाद। तो अधिकारों के विवाद में मुख्यतः करारों से संबंधित होती है, जैसे नियोजक और कर्मकारों के बीच करार से उत्पन्न अधिकार। हितों का विवाद विषय में हड़ताल, वेतन, छुट्टी इत्यादि आते हैं। दूसरा है जबरन छुट्टी या कामबंदी यानी ले ऑफ। तो इससे अभिप्राय है कि नियोजन द्वारा अपने ऐसे कर्मकारों को काम पर से लौटाना जिनका नाम मास्टर रोल पर पंजीकृत है और जिनकी छटनी नहीं हुई है और जिसका कारण कोयले, विद्युत शक्ति या कच्चे माल की कमी, सभी सामग्री की कमी, स्टॉक का अभाव, यंत्र भंग अथवा प्राकृतिक प्रकोप या अन्य किसी संबंधित कारण से कर्मकारों को काम देने में असफलता, इंकार या असमर्थता। इन कारणों से काम देने की असमर्थता या अस्वीकृति मानी जा सकती है। लेकिन जो लॉकआउट होता है, तालाबंदी, उससे मतलब ये होता है कि नियोजक अस्थायी तौर पर नियोजन के स्थान को बंद कर सकता है या कार्य को स्थगित कर सकता है या उसके द्वारा नियोजित श्रमिकों की किसी संख्या में काम देने से इनकार कर देना है। मतलब कि कोई एम्प्लॉयर है, मान लेते हैं कि आप एक बिजनेसमैन है, आपका कोई बिजनेस चलता है, आपने एक कंपनी खोल रखी है। अब मान के चलिए कोई विवाद उत्पन्न होता है तो आप क्या करेंगे? आप अपनी कंपनी को बंद कर देंगे, यानी कि क्लोज कर देंगे। तो इसे तालाबंदी कहते हैं। तालाबंदी अस्थाई होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, ये टेम्परेरी होती है, अस्थाई होती है। इसमें 2 ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो काम को स्थगित कर दिया जाए कि आज कोई काम नहीं होगा, या तो श्रमिकों की संख्या को जैसे श्रमिकों की संख्या ज़्यादा है तो उनको काम देने से इनकार कर दिया जाए कि भाई आज जाओ, आज हम तुम्हें कोई काम नहीं देंगे। तो ये होती है तालाबंदी। अब हम बात करते हैं छटनी की, जिसे रिट्रेचमेंट कहते हैं। छटनी से नियोजक द्वारा किसी कर्मकार की सेवा का ऐसा पर्यावसान अभिप्रेत है तो अनुशासन संबंधी कार्यवाही के रूप में दिए दंड से भिन्न किसी भी अन्य कारण से किया गया हो, इसके अंतर्गत कर्मकार की स्वेच्छता सेवानिवृत्ति हो अथवा सुपर एन्युएशन की आयु पूर्ण हो जाने पर कर्मकार की सेवानिवृत्ति, यदि नियोजक एवं संबंधित कर्मकार के बीच नियोजन संविदा में उस आशय का कोई अनुबंध है, या निरंतर खराब स्वास्थ्य के कारण कर्मकार की सेवा की समाप्ति सम्मिलित नहीं है, कार्य के बंद किए जाने के कारण डिस्चार्ज की छटनी नहीं माना जाएगा। नियोजक तथा कर्मकार के बीच, यानी कि एम्प्लॉयर और वर्कमैन, जो काम करने वाला है, के बीच नियोजन संविदा की समाप्ति होने की स्थिति में उसके अनवीनीकरण के परिणाम स्वरूप कर्मकार की सेवा निवृत्ति अथवा कर्मकार के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के दौरान उसे सेवा मुक्त करना सम्मिलित नहीं है। उपर्युक्त कारण के अतिरिक्त किसी कमी के कारण नियोजक कर्मकार को सेवा मुक्त कर सकता है। अब हम बात करेंगे कि हड़ताल किसे कहते हैं, स्ट्राइक क्या होती है। तो हड़ताल से अभिप्राय किसी उद्योग में नियोजित किसी भी संख्या में स्थापना के ऐसे कर्मकारों द्वारा मिलकर काम रोक देना, समान समझदारी के अंतर्गत सामूहिक नहीं अस्वीकार, या किसी ऐसी संस्था में ऐसे कर्मकारों द्वारा सामान्य इकरार के अनुसार काम बंद करना है जिन्हें काम करने या नियोजन
करने के लिए या काम करते रहने के लिए नियोजित किया गया है। अब वर्कमैन क्या होता है, वर्कमैन किसे कहते हैं, कर्मकार क्या होता है? ये ऐसे अप्रेंटिस समेत ऐसे होते हैं जो कि किसी उद्योग में कुशल शारीरिक, पर्यवेक्षणिक, तकनीकी या लिपिकीय काम या हायर या पुरस्कार पर करने होते नियोजित किए जाते हैं। चाहे नियोजन की शर्तें स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त हो या ना हो, वे सभी व्यक्ति कर्मकार कहे जाएंगे जो विवाद के संबंध में या उसके परिणाम स्वरूप रिटायर्ड, फायर्ड कर दिए गए हैं, या जिनकी छटनी कर दी गई है, अथवा जिनकी रिटायरमेंट हो चुकी है। तो ये होते हैं कर्मकार। कर्मकारी की परिभाषा में ऐसे व्यक्ति नहीं आते। अब हम देखेंगे कि कर्मकार की परिभाषा में कौन नहीं आता। तो पहला तो आर्मी एक्ट 1950 या एयरफोर्स एक्ट 1950 या नेवी डिसिप्लिन एक्ट 1934 के अधीन हो। दूसरा, पुलिस सेवा में नियोजित है या कारावास के अधिकारी या अन्य कर्मकार के रूप में नियुक्त हैं और मुख्यतः प्रशासनिक या प्रबंधकीय सेवा में कार्य कर रहे हों और पर्यवेक्षणिक हैसियत में नियोजित हो और 1600 रुपये प्रतिमाह से अधिक मजदूरी लेता है। अब औद्योगिक संबंधों के लिए राज्य के नियम क्या होते हैं? तो औद्योगिक विवादों का निराकरण कैसे होता है? इस अधिनियम में विवादों के निराकरण के लिए तीन मशीनरी बनाई गई है। पहला है कॉन्सिलेशन मशीनरी यानी समझौते यंत्र, दूसरा है एड जुडिशिएशन मशीनरी यानी न्यायाधिकरण तंत्र, और अगला है पंच निर्णय तंत्र जिसे आर्बिट्रेशन मशीनरी कहते हैं। तो अब हम समझते हैं हर एक यंत्र के समुचित संचालन के लिए औद्योगिक विवाद अधिनियम ने क्या व्यवस्था की गई है। तो जो समझौता यंत्र है इसमें वर्क कमेटी होगी, कॉन्सिलेशन ऑफिसर होगा, बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन होगा, और दूसरा जो न्यायाधिकरण तंत्र है यानी एड जुडिशिएशन मशीनरी है इसमें होगा क्या? इसमें लेबर कोर्ट होगा, इसमें ट्रिब्यूनल होगा, इसमें नेशनल ट्रिब्यूनल होगा। तो नियोजक और कर्मकार भी पारस्परिक विवादों का ऐसे यंत्र द्वारा हल कराने का प्रयास कर सकते हैं जिसे पंच निर्णय तंत्र कहते हैं। ये तीसरे प्रकार का यंत्र है यानी कि मशीनरी है जिसके माध्यम से विवादों का हल डेमोक्रेटिक तरीके से किया जाता है। इसके अतिरिक्त कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का भी विधिक व्यवस्था की गई है जिससे औद्योगिक विवादों के निराकरण में अभीष्ट सहायता प्राप्त होती है। केंद्रीय श्रम मंत्रालय की स्थायी श्रम समिति औद्योगिक विवादों को निपटाने के लिए व्यवस्था के पुनर्गठन तथा नई व्यवस्था बनाने की आवश्यकता पर गंभीर रूप से विचार कर रही है। अब हम बात करते हैं कि पंच निर्णय यंत्र और आर्बिट्रेशन मशीनरी यानी कि आर्बिट्रेशन मशीनरी और एडजुडिशिएशन मशीनरी में क्या डिफरेंस होता है। तो पंचों के अधिकार का उद्भव पक्षों के समझौतों से होता है जबकि अधिकरण के अधिकार नियुक्ति जन्य होते हैं। दूसरी बात यह है कि पंच को न्यायिक अधिकार नहीं होते हैं किंतु अधिकरण की कार्यवाही न्यायिक समझी जाती है और उनके अधिकारियों को दीवानी अदालत के अनेक अधिकार प्राप्त रहते हैं। और दूसरा, पंचों की नियुक्ति मुख्यतः पक्षों या उनके प्रतिनिधियों द्वारा होती है जबकि न्यायाधिकरण के अधिकारियों को नियुक्ति उचित सरकार करती है। आपने घर में देखा होगा जब बंटवारा होता है तो उसमें जब दो पक्ष आमने सामने आते हैं तो वो अपने लिए कुछ व्यक्तियों को हायर करते हैं जो कि बंटवारे में अपना डिसीजन देने के लिए आते हैं। तो ये चीज़ होती है पंच निर्णय तंत्र में, आर्बिट्रेशन मशीनरी में। लेकिन जो न्यायाधिकरण मशीनरी है उसमें ऐसा नहीं होता है, उसमें कोर्ट के ही अधिकारी होंगे जिनकी नियुक्ति सरकार करती है। न्यायाधिकरण सदैव एक सदस्यीय होता है जबकि पंच की संख्या एक या अनेक हो सकती है। पंचों के लिए कोई निर्धारित योग्यता का उल्लेख नहीं मिलता। इसके विपरीत अधिकरण के अधिकारियों के लिए धारा 7 में न्यूनतम योग्यता का रहना आवश्यक है। पंच निर्णय की अपील, रिव्यू या रिट पिटीशन उच्चतम न्यायालय में नहीं होती, अधिकरण के निर्णय के खिलाफ होती है। अधिकरण की सहायता और परामर्श के लिए सहायकों की नियुक्ति सरकार द्वारा होती है। नियुक्ति की बात पंचों के संबंध में सुनी जाती है लेकिन उलझनपूर्ण मामलों में पक्ष सहायक नियुक्त कर सकते हैं। अधिकरण के समक्ष पक्षों का प्रतिनिधित्व वकील कर सकते हैं लेकिन पंच के संबंध में कोई ऐसा उल्लेख नहीं है। पंच निर्णय कम खर्चीला, कम समय लेने वाला होता है कंपैरिजन टू एडजुडिशिएशन मशीनरी के। जहां तक हर्जे खर्चे का प्रश्न है, पंच निर्णय में उभय पक्ष अपना अपना व्यवहार वहन करते हैं लेकिन अधिकरण के निर्णय के संबंध में यह कोई आवश्यक नहीं कि पक्षकार स्वयं सहन करे। परिव्यय कौन कितना कैसे और कब देगा इसका भी निर्णय अधिकरण साथ ही साथ कर देता है। और उसके बाद आखिरी है, सरकार को ये अधिकार है कि पंचाट की प्राप्ति होने पर उसका प्रकाशन करे, उचित समझे तो उसमें संशोधन करे, मतलब संशोधन करे या उसे अमान्य कर दे। तो ये होता है
डिफरेंस। अब हम बात करते हैं औद्योगिक विवाद में और श्रमिकों का क्या असर होता है, मतलब जो एम्प्लॉय होते हैं वो क्या कर सकते हैं इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में। पहला तो वो हड़ताल कर सकते हैं, दूसरा बॉयकॉट कर सकते हैं, तीसरा घेराव कर सकते हैं। अब उसी जगह पे एम्प्लॉयर क्या कर सकता है, एम्प्लॉयर कर्मचारियों का संगठन होता है, ये तालाबंदी कर सकते हैं, ये सेवा से मुक्ति दे सकते हैं श्रमिकों को जो भी वो कर रहे हैं, मतलब कि डिस्प्यूट के थ्रू। तो अब औद्योगिक विवादों के निपटारों की पद्धति क्या होती है। पहली पद्धति होती है सामूहिक सौदेबाजी, जिसे हम कलेक्टिव बार्गेनिंग कहते हैं। ये समझौते के बिना भी हो सकती है, ये समझौते के साथ भी हो सकती है, ये एक इच्छा सहित अभिकरण होता है। अब ये जो सामूहिक सौदेबाजी होती है इसमें राज्य का हस्तक्षेप नहीं होता है, मतलब गवर्नमेंट इसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। तो हम समझते हैं कि कलेक्टिव बार्गेनिंग होती क्या है और इसका बैकग्राउंड क्या है। तो सामूहिक सौदेबाजी एक ऐसी तकनीक है जिसको यूनियन तथा प्रबंध द्वारा अपने परस्पर विरोधी हितों के समाधान हेतु अपनाया जाता है। इसे कलेक्टिव इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक समूह के रूप में कर्मचारी सेवा योजक के साथ मतभेदों पर मिलने तथा विचार विमर्श करने के लिए प्रतिनिधियों का चयन करती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग बिल्कुल विपरीत होती है इंडिविजुअल बार्गेनिंग से, जो प्रबंध तथा एक श्रमिक के बीच है, एक व्यक्ति के तौर पर अपने सहकर्मियों से एकदम अलग होती है। सामूहिक सौदेबाजी श्रम प्रबंध संबंधों को सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है तथा औद्योगिक एकता को सुनिश्चित करती है। कलेक्टिव बार्गेनिंग के लिए विचार विनिमय यानी निगोशिएशंस तथा श्रम तथा प्रबंध के प्रतिनिधियों के संयुक्त सत्रों यानी जॉइंट सेशन की अपेक्षा करते हैं। अगर हम कलेक्टिव बार्गेनिंग की बात करें तो ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक कलेक्टिव जिसमें अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से ग्रुप गतिविधि का समावेश होता है, बार्गेनिंग जो सौदेबाजी का सुझाव देती है। और इस वाक्यांश से मतलब ये निकलता है कि कलेक्टिव नेगोशिएशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द मैनेजमेंट्स रिप्रेजेंटेटिव्स ऑन वन साइड एंड दोज ऑफ द वर्कर ऑन द अदर। इसमें एक मौलिक या फिर लोचदार स्थिति का समावेश होता है जिससे समझौते के पक्षकारों में से एक या दोनों बहुत ही विनम्र तरीके से समझौते की स्थिति तक पीछे मुड़ सकते हैं। सामूहिक सौदेबाजी में सामान्यतः एक गिव एंड टेक मतलब गिव एंड टेक पॉलिसी शामिल होती है। ये एक कठोर बेलोच तथा अनुदार स्थिति कंप्रोमाइज सेटलमेंट के लिए व्यवस्था नहीं कर पाती है। बेके एंड कर ने कलेक्टिव बार्गेनिंग के लोचपूर्ण चरित्र पर बार बार जोर दिया है। और ये समझौते सामूहिक इसलिए कहलाते हैं क्योंकि श्रमिक वर्ग अपने हितों का संयुक्त रूप से एक समूह के रूप में सौदा अथवा एग्रीमेंट करते हैं। यह सिद्धांत इस बात पर आधारित है कि श्रम बाजार में अकेला श्रमिक अपनी सेवाओं के बदले उचित मजदूरी प्राप्त करने में असफल रहता है क्योंकि उसको श्रम बाजार की स्थिति का ज्ञान ही नहीं होता है। ऐसी दशा में श्रमिक श्रम संघ को अपना प्रतिनिधि बना देता है यानी ट्रेड यूनियन को। मतलब जैसे कोई मजदूर है वो मार्केट में गया तो उसे मार्केटिंग नॉलेज बहुत कम होती है, उसे पता नहीं होता है कि मार्केट में वेजेस क्या चल रहे हैं, मजदूरी क्या चल रही है। तो इसके लिए ट्रेड यूनियन ये लोग बनाते हैं, अपना यूनियन बना लेते हैं, ट्रेड यूनियन जिसे कहते हैं। तो एक श्रमिक संघ बना देते हैं और इनका प्रतिनिधि वही करता है प्रतिनिधित्व, और श्रम संघ के द्वारा नियोक्ताओं से समझौता किया जाता है जिसे श्रमिक स्वीकार कर लेता है बड़ी आसानी से। अब हम बात करते हैं सामूहिक सौदेबाजी की विशेषता क्या होती है। तो सामूहिक सौदेबाजी एक द्विपक्षीय प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये गतिशील होती है ना कि स्थिर होती है। यह व्यक्तिगत कार्यवाही की अपेक्षा सामूहिक गतिविधि है जो श्रमिकों के प्रतिनिधित्व के माध्यम से शुरू की जाती है। यह लोचपूर्ण तथा गतिमान होती है ना कि स्थिर या कठोर। यह काम पर औद्योगिक प्रजातंत्र है, मतलब कि इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी इज द गवर्नमेंट ऑफ लेबर विद द कंसेंट ऑफ द गवर्नड द वर्कर्स। सामूहिक सौदेबाजी एक प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया नहीं है बल्कि अनिवार्यता एक पूरक प्रक्रिया है। यह एक कला है, मानवीय संबंधों का एक परिष्कृत स्वरूप है। सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता क्यों पड़ती है। पहला तो रीजन ये है कि सेवा योजकों को श्रमिकों से अपेक्षित सहयोग प्राप्त करने के लिए तथा श्रम तथा पूंजी के बीच मधुर संबंध स्थापित करने के लिए इस प्रणाली की आवश्यकता होती है। दूसरा, शोषण के विरुद्ध मुक्ति पाने के लिए सामूहिक सौदेबाजी की आवश्यकता होती है क्योंकि यह एक श्रमिक व्यक्तिगत रूप सेवा योजकों का सामना नहीं कर सकता है व्यक्तिगत रूप से। समस्याओं के समाधान के लिए सामूहिक विचार विमर्श आवश्यक है। सेवा योजकों के स्वतंत्र निर्णयों पर प्रतिबंध लगाने के लिए ये प्रणाली आवश्यक है। श्रम संघों
के अस्तित्व के लिए भी सामूहिक सौदेबाजी आवश्यक है। औद्योगिक वातावरण शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सामूहिक सौदेबाजी का होना अनिवार्य है। अब सामूहिक सौदेबाजी की शर्तें क्या होती हैं? तो पहली तो शर्त ये होती है कि प्रबंधकों में प्रगतिशील तथा उदार दृष्टिकोण हो। दोनों पक्षों में गिव एंड टेक की भावना का होना अनिवार्य है। मूल उद्देश्यों के बारे में सहमति होनी चाहिए। दोनों पक्ष अपने आप को उत्पादन क्रिया में बराबर का हिस्सेदार समझते हो, मतलब कि एम्प्लॉयर तो समझता ही हो और एम्प्लॉय भी समझते हो कि मेरा रोल इस कंपनी को आगे बढ़ाने में है, प्रोडक्शन को आगे बढ़ाने में है, कंपनी को आगे बढ़ाने में है। तथ्यों की खोजबीन, निष्पक्ष जांच करने में विश्वास तथा औद्योगिक विवादों के समाधान के लिए नए प्रगतिशील साधन को प्रयोग में लाने की इच्छा होनी चाहिए। श्रम संघों का शक्तिशाली होना अनिवार्य है। उनमें उत्तरदायित्व की भावना होनी चाहिए। दोनों पक्षों की वैधानिक उपायों के प्रयोग में आस्था होनी चाहिए। अब क्लार्क केर का एक स्टेटमेंट है, वो कहते हैं कि सामूहिक सौदेबाजी केवल शांतिपूर्ण उदार मित्रता वाले वातावरण में ही पनप सकती है। दोनों पक्षों में सामूहिक सौदेबाजी के ढंग को अपनाने के लिए जिज्ञासा होनी चाहिए और समझौता करने के बाद परस्पर मित्रता की भावना भी होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं कि इम्पॉर्टेंस ऑफ कलेक्टिव बार्गेनिंग। सामूहिक सौदेबाजी का महत्व क्या होता है? तो श्रमिकों के लिए महत्वपूर्ण होता है। एक श्रमिक में व्यक्तिगत रूप से शक्तिशाली प्रबंधकों के साथ अनुबंध या एग्रीमेंट करने की शक्ति बहुत कम होती है, लेकिन वो सामूहिक रूप से नियोक्ताओं से अपनी मांगें पूरी करवा सकता है। यही नहीं, वो सामूहिक रूप से अपने को शक्तिशाली भी अनुभव करता है। अब इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रेड यूनियन, श्रम संघों के लिए महत्व। श्रम संघों को बनाए रखने के लिए तथा उनके अपने उद्देश्यों की पूर्ति में सामूहिक सौदेबाजी सहयोग प्रदान करती है। जैसे सामूहिक सौदेबाजी एम्प्लॉयर वर्ग को एक तरफा निर्णय लेने से रोकती है और एम्प्लॉइज को यानी एम्प्लॉयर्स को श्रमिकों के लिए अच्छी कार्य की दशाएं, उचित मजदूरी की दर, महंगाई भत्ता, बोनस, ग्रेच्युटी, भविष्य निधि, सवेतन अवकाश, श्रमिकों की योग्यता का मूल्यांकन आदि करने को बाध्य करती है। इससे श्रमिकों का श्रम संघों के प्रति विश्वास जागृत होता है। अब एडवांटेजेस टू एम्प्लॉयर्स, अनेक श्रम संघों की आपसी नापसमझी या मनमुटाव के कारण छोटी सी बात बड़ा रूप धारण कर लेती है, जिसके परिणाम स्वरूप बहुत ज़्यादा लॉस होता है कंपनी को। इसके विपरीत सामूहिक सौदेबाजी औद्योगिक शांति की स्थापना करती है। दोनों पक्ष उदार नीति अपनाती है, गिव एंड टेक की पॉलिसी पर काम करते हैं। जो कंपनी के मूल्य उद्देश्य हैं उनके बारे में दोनों की सहमति होती है और औद्योगिक शांति, उत्पादन की मात्रा में वृद्धि, उत्पादन की किस्म में सुधार तथा न्यूनतम लागत पर अधिकतम उत्पादन संभव होता है। यही सेवा योजक जो एम्प्लॉयर है श्रमिक से चाहता है कि लागत कम हो और प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए। तो ये संभव है कलेक्टिव बार्गेनिंग के थ्रू, यानी सामूहिक सौदेबाजी के थ्रू। तो हमने जाना सामूहिक सौदेबाजी के बारे में। तो ये है हमारा सामूहिक सौदेबाजी का मतलब। अब राज्य क्या हस्तक्षेप करेगी? गवर्नमेंट हस्तक्षेप करेगी, तो वो बनाएगी कमेटीज़ को, द्विपक्षीय कमेटी बनाएगी। सामूहिक अन्वेषण करेगी, समझौते और मध्यस्थता की स्थिति उत्पन्न करेगी। समझौता करवाएगी या तो अपना डिसीजन दे देगी, या तो एग्रीमेंट होगा या तो डिसीजन होगा। अब हम बात करते हैं हड़ताल और तालाबंदी से संबंधित नियम। तो हड़तालों तथा तालाबंदियों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगाई जाती है, लेकिन ये आवश्यक है कि हड़ताल एवं तालाबंदी के पूर्व औपचारिकताओं को पूरा किया जाए। इसका लाभ यह है कि इनके बार बार होने से रोका जा सके और समाज पर प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, राष्ट्रीय विकास तथा सुरक्षा के लिए संकट ना उत्पन्न हो, सामान्य जनता को असुविधा उत्पन्न ना हो। जन उपयोगी सेवाओं के संदर्भ में धारा 22 हड़ताल पर रोक तो नहीं है, लेकिन हड़ताल पर जाने से तब तक रोकती है जब तक कुछ शर्तों का पालन नहीं किया जाता है। धारा 23 में हड़तालों तथा तालाबंदियों के ऊपर सामान्य प्रतिषेध है। उसके अनुसार श्रमिक समूह या संघ निम्न परिस्थितियों में हड़ताल नहीं कर सकेंगे। तो परिस्थिति क्या है? पहली परिस्थिति है कि पंच के समक्ष विचारण के दौरान सरकार हड़ताल को निषिद्ध या अवैध घोषित कर सकती है। दूसरा क्या है?
यदि कोई विवाद न्याय निर्णयन के लिए किसी श्रम न्यायालय यानी लेबर कोर्ट या नेशनल ट्रिब्यूनल के समक्ष लंबित है तो विचारण के दौरान तथा उसके पंचाट दिए जाने के 2 महीने बाद तक भी हड़ताल वर्जित होती है। तीसरा क्या है? सेटलमेंट या पंचाट। पंचाट मतलब होता है सेटलमेंट। इसके प्रवर्तन की कालावधि में यदि कोई सेटलमेंट लागू है या प्रश्नास्पद है तो हड़ताल निषिद्ध होगी। तीसरा क्या है? समझौता कार्यवाही समझौता अधिकारी के समक्ष लंबित रहते और समझौते के पश्चात 7 दिनों तक। ये कुछ परिस्थितियां हैं जिनके अंडर में श्रमिक वर्ग जो है हड़ताल नहीं कर सकेगा। अब हम समझते हैं जन उपयोगी सेवाओं से संबद्ध उद्योगों में हड़ताल की पूर्ववर्ती शर्तें। तो नियोजक या स्वामी को हड़ताल करने से पूर्व 6 सप्ताह हड़ताल की नोटिस दिए बिना उसके पश्चात ऐसी नोटिस देने की तिथि से 14 दिनों के अंदर और सूचना में निर्दिष्ट तिथि के समाप्ति के पूर्व समझौता प्राधिकारी के समक्ष समझौता कार्यवाहियों के लंबित रहते हुए या उनकी समाप्ति के बाद 7 दिन तक हड़ताल पर नहीं जा सकेगा और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेगा। ठीक यही नियम लोकोपयोगी सेवाओं से संबंधित नियोजकों के लिए भी लागू होता है जो तालाबंदी करना चाहते हैं। जिन औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहले से ही हड़ताल था या तालाबंदी चल रही थी वहां ऐसी नोटिस की आवश्यकता नहीं है। नियोजक पर यह दायित्व है कि वह सरकार द्वारा निर्दिष्ट अधिकारी को इस संबंध में सूचना भेजेगा कि और वो स्पष्ट भी करेगा कि हड़ताल एवं तालाबंदी किन स्थितियों में प्रारंभ की गई है। इस प्रकार नियोजक द्वारा तथ्यात्मक प्रतिवेदन नोटिस देने या प्राप्त करने की तिथि से 5 दिनों के भीतर उक्त अधिकारी के पास भेजना आवश्यक है। अब हड़ताल कब अवैध नहीं होगी? अब हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि हड़ताल कब अवैध नहीं होगी। तो जो कारण हड़ताल को अवैध बनाते हैं उन्हीं के अभाव में हड़ताल वैध होगी। हड़ताल के पूर्व और पश्चात नियमों का पालन किए जाने से उसकी अवैधता का कोई प्रश्न नहीं उठेगा। हड़ताल करने का मात्र प्रस्ताव पारित करना या अनुशासन भंग का कार्य नहीं होगा। कोई भी अनुशासनात्मक कार्यवाही प्रस्तावक या अनुमोदक के खिलाफ नहीं की जा सकती। काम पर कुछ ही कर्मकारों के अनुपस्थित रहने को अवैध हड़ताल नहीं कहा जाएगा बशर्ते वे समन्वित ढंग से ऐसा नहीं करते। दूसरा, अतिरिक्त काम करने से इनकार करना अवैध हड़ताल नहीं होगा। यदि किसी स्थापना में जो लोकोपयोगी उद्योग नहीं है हड़ताल बिना नोटिस के ही की गई है तो उसे भी अवैध हड़ताल नहीं कहेंगे। अब बात करते हैं हड़ताल कब अनुचित होगी, अनजस्टिफाइड होगी। तो ये 2 भागों में ही इसको हम बांट कर देखते हैं। पहला है अवैध किंतु न्यायोचित हड़ताल, दूसरा है अवैध किंतु अन्यायोचित हड़ताल। अब हम बात करते हैं हड़ताल को रोकने के उपाय। तो हड़ताल को रोका जा सकता है 5 तरह से। पहला, मध्यस्थता करके, दूसरा तथ्य प्राप्त करके, तीसरा ग्रहण से, चौथा व्यादेश से और 5वां अनिवार्य पंच विवाचन से। अब हम बात करते हैं हड़ताल और तालाबंदी में अंतर। तो हड़ताल श्रमिकों की एक सामूहिक कदम है, तालाबंदी नियोजक द्वारा उठाया गया कदम होता है। हड़ताल श्रमिकों का अंतिम हथियार है जबकि तालाबंदी नियोजकों का। चूंकि हड़ताल में काफ़ी संख्या में श्रमिक सम्मिलित होते हैं अतः यह प्रक्रिया जटिल हो जाती है। तालाबंदी नियोजक करते हैं इसलिए उसकी प्रक्रिया आसान होती है। हड़ताल की प्रक्रिया लंबी होती है जैसे संघ की बैठक, उसमें प्रस्ताव पारित होना, नोटिस देना। तालाबंदी के नियोजकों का निर्णय ही पर्याप्त होता है। तालाबंदी में नियोजक काम नहीं लेता है और हड़ताल में कर्मकार काम से मना कर देते हैं। मतलब जब कोई एम्प्लॉयर अपनी कंपनी को बंद करेगा, ताला लगाएगा, तो वो सीधी सी बात है काम नहीं लेगा। और उसी जगह पर जो श्रमिक वर्ग है वो जब हड़ताल करेंगे तो उसका मतलब होगा कि वो काम करना ही नहीं चाहते। तो ये होता है हड़ताल और तालाबंदी में अंतर। अब हम समझते हैं कार्य समिति और समझौता मंडल में अंतर। कार्य समिति और समझौता मंडल में क्या डिफरेंस होता है, अब हम इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन वर्क्स कमेटी एंड कॉन्सिलेशन बोर्ड। तो इसकी जो स्थापना है, यदि किसी औद्योगिक संस्था में 100 या अधिक श्रमिक कार्यरत है तो कार्य समिति की स्थापना का आदेश दिया जा सकता है और समझौता मंडल किसी औद्योगिक विवाद के उत्पन्न होने पर उपयुक्त सरकार द्वारा समझौता मंडल की स्थापना की जा सकती है। इसका उद्देश्य क्या होता है? कार्य समिति का कार्य एवं उद्देश्य श्रमिकों एवं सेवा योजकों के बीच सद्भावना बनाए रखना तथा सामान्य हितों के मामलों में विचार विमर्श करना है। और समझौता मंडल का कार्य एवं उद्देश्य विवाद के पक्ष
पक्षकारों के मध्य विवाद उत्पन्न होने के बाद उनमें समझौता कराना है। अब सदस्यों की संख्या कितनी होगी, तो कार्य समिति के सदस्यों की संख्या के बारे में अधिनियम मौन है। केंद्रीय नियमों के अनुसार इसमें अधिकतम 20 सदस्य हो सकते हैं, जबकि समझौता मंडल में एक अध्यक्ष तथा 2 या 4 सदस्य हो सकते हैं, लेकिन इसमें भी एक कंडीशन है कि उपयुक्त सरकार जितना उचित समझे। अब हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेटिव प्रतिनिधियों की। तो कार्य समिति में श्रमिकों तथा सेवा योजकों दोनों के प्रतिनिधि होते हैं। श्रमिकों के प्रतिनिधि चुनाव द्वारा चुने जाते हैं। यदि कोई पंजीकृत श्रम संघ हो तो उसमें भी परामर्श लिया जा सकता है, लेकिन समझौता मंडल में दोनों पक्षकारों द्वारा मनोनीत किया जाता है। अब हम बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि गठनकर्ता। कार्य समिति का गठन नियोक्ता द्वारा होता है यानी कि एम्प्लॉयर द्वारा होता है, और समझौता मंडल का गठन उपयुक्त सरकार करती है यानी गवर्नमेंट करती है। अब बात करते हैं हम प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन की, चयन की विधि क्या होती है। तो कार्य समिति में श्रमिक अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और समझौता मंडल में श्रमिक अपने प्रतिनिधियों को नियुक्त करते हैं। अब हम बात करते हैं कार्य का प्रारंभ, कमिंसमेंट ऑफ फंक्शन। तो कार्य समिति का कार्य समझौता मंडल के कार्य से पहले प्रारंभ होता है, मतलब समझौता मंडल अपना काम शुरू करेगा उससे पहले ही वर्क कमेटी अपना काम चालू कर देगी, और समझौता मंडल का काम तब शुरू होता है जब कार्य समिति का कार्य समाप्त हो जाता है। मतलब कि ये दोनों एक दूसरे के पूरक होते हैं, मतलब समझौता मंडल के काम शुरू करने से पहले कार्य समिति अपना कार्य आरंभ करेगी, और जब कार्य समिति के काम खत्म हो जाएगा तब समझौता मंडल अपने कार्य का शुभारंभ करेगा। तो ये था इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट। तो हमने इंडस्ट्रियल रिलेशन से जुड़े जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, हमने उसको डिस्कस कर लिया है। इंडस्ट्रियल रिलेशंस का टॉपिक यही होता है ख़त्म। अब हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज में जुड़े दूसरे टॉपिक की, जिसका नाम है लेबर लॉज। इसमें क्या नियम अधिनियम है, लेबर लॉज किसे कहते हैं, ट्रेड यूनियन क्या होता है, हम ये सारी चीज़ें लेबर लॉज के अंदर समझेंगे। अब हमारा ये टॉपिक स्टार्ट होगा और इंडस्ट्रियल रिलेशंस या औद्योगिक संबंध का जितना भी टॉपिक था वो यहाँ पे ख़त्म हो गया है। लेकिन लेबर लॉज को स्टार्ट करने से पहले हम कुछ टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे जो 2019 में देखने को मिली थी हमें। टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की बात करेंगे जैसे कि गिग इकोनॉमी, ब्लू इकोनॉमी, इन सब चीज़ों की हम चर्चा करेंगे और उसके बाद ही हम लेबर लॉस पर आएंगे। तो औद्योगिक संबंध इसी के साथ होता है ख़त्म, समाप्त होता है। हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर करें और कमेंट करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करें और ऑल नोटिफिकेशन को इनेबल कर लें ताकि जब भी कोई नया वीडियो आए तो वो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो ये वीडियो देखने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।